हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट में डबल फर्टिलाइजेशन खत्म किया था। पिछले लेक्चर्स के अंदर वहां पे हमने आपको एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एक्सप्लेन किया था और उसी के साथ हम लोगों ने बात किया था डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, जिसको नवाज़चीन ने एक्सप्लेन किया था। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एक ही सेल के अंदर, इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। पिछले टर्म पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, और उस क्वेश्चन का जवाब जितने लोगों ने भी दिया है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि पपाया ही क्या है उसका करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि वो डायोसियस प्लांट है और डायोसियस प्लांट होने के नाते उसके अंदर मतलब दोनों प्लांट क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए मतलब मेल प्लांट भी अलग होगा, फीमेल प्लांट भी अलग होगा। तो ना तो वो ऑटोगैमी को और ना ही गुइटोनोगैमी, दोनों ही प्रोसेस उसके अंदर होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि ऑटोगैमी के लिए भी क्या, ऑटोगैमी में हमने बोला था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी होता है, और गिटोनोगैमी भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है, लेकिन वहां पे 2 फ्लावर्स के बीच में होगा, सिंगल प्लांट होगा। तो वो भी कंडीशन क्या है, प्लांट चूंकि सिंगल है लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन है तो वो भी बाइसेक्सुअल ही होगा। तो याद रखिएगा कि आपने सही जवाब बिल्कुल दिया है। अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है कि हाँ क्यों उसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैं लास्ट में आज भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें आप ढूंढते हैं, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, और जो चीजें दिल दिमाग में बैठ जाएं वो जल्दी निकलती नहीं है। तो अच्छी चीज है ये, आप ऐसे ही सर्च करके जवाब देते रहिए। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके अंदर यहाँ पे आज का जो मेन टॉपिक हम लोग डील करेंगे वो होगा एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के टाइप्स। तो ये 2 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया समझा देता हूं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है और एंडोस्पर्म क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें डील करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा तब आपसे मैं बात करूंगा सीड को लेकर के, फ्रूट को लेकर के। फ्रूट क्या होता है और फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। फिर हम लोग बात करने वाले हैं किसको, सीड को लेकर के, है ना। सीड कितने टाइप्स के होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। और लास्ट में हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। तो ये 5 स्टेज यानी कि 5 इवेंट हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान। तो अभी तक जितना पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। क्लियर है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, इतना हम लोगों को पढ़ना है इस इवेंट्स के दौरान, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ समझा दूं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। हम लोगों ने बोला था कि ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टाइल है ना, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटेशन जिसको बोलते हो, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर आपका एंडोस्पर्म वगैरह ये बना हुआ है ना, एम्ब्रियो से। अब मैं आपको समझा दूं इस छोटे से डायग्राम से। जो ओवरी होता है मतलब ये एंटायर ओवरी, ये जब ओवरी कन्वर्ट होगा, जब मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, राइपेंड ओवरी जिसको आप बोल सकते हो, जब वो पूरी तरह से पक जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। यानी कि राइपेंड ओवरी कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा। ऐसे ही जो अंदर का ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है वो क्या बना देगा, सीड बना देगा, है ना। ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। जो ओवरी वॉल है, जो ओवरी वॉल है चारों तरफ से उसको पैक किया हुआ है, वो क्या बना देगा, फ्रूट वॉल। यानी कि फ्रूट के ऊपर का जो लेयर होता है वो फॉर्मेशन करेगा। जो इंट्यूबमेंट होते हैं वो कन्वर्ट होकर सीड कोट बनाएंगे, यानी कि सीड के ऊपर का जो लेयर होता है।
अब सीड कोट में भी दो कंडीशन है, हम लोगों ने पढ़ा था बाइटेगमिक कंडीशन, है ना, याद होगा आपको। बाइटेगमिक मतलब दो इंटेगुमेंट, तो जो आउटर इंटेगुमेंट होगा वो कन्वर्ट होगा तो आउटर लेयर बनाएगा, आउटर कवरिंग बनाएगा, जिसको टेस्टा बोलते हैं। तो आउटर कवरिंग आपसे पूछ सकता है कि आउटर कवरिंग जो होता है इंटेगुमेंट का वो क्या फॉर्म करता है, टेस्टा, है ना। और जो इनर कवरिंग होता है वो टेगमन बनाता है। तो इनर कवरिंग जो सीड का होगा उसको टेगमन बोलोगे और जो आउटर होगा उसको टेस्टा बोलेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से वो डिजनरेट नहीं होते हैं न्यूक्लियस, कुछ पार्ट उसका बच जाता है। अगर उसका कुछ पार्ट बच जाता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है पेरिस्पर्म। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो जो पेरिस्पर्म कंडीशन का मतलब जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिजनरेट ना हो, कुछ पार्ट उसका बच जाए, तो उस कंडीशन को अपन लोग बोलेंगे क्या, पेरिस्पर्म कंडीशन। ऐसा कंडीशन आपको बीट रूट में देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा आपको ब्लैक पेपर में भी आपको यह कंडीशन देखने को मिलेगा। एक सेल जो होता है वो तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एग जो है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, एम्ब्रियो बना देगा, ये आपको पता ही होगा। एंटीपोडल और सिनर्जी ये डीजनरेट हो जाते हैं, ये तो अपन लोग ने बात किया था कि हाँ धीरे धीरे डीजनरेट होकर के वो खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें, ये चेंजेस आपको याद रखना है कि कैसे ये चेंजेस होता है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे जिसको हमने लिखा हुआ है एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो चलिए इसको मिटा दीजिए, अब हेडिंग डालिए एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। एंडोस्पर्म का मतलब होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसका मतलब ही होता है क्या, न्यूट्रिटिव टिश्यू, यानी कि ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता हो, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्म। यानी कि इस न्यूट्रिटिव टिश्यू के अंदर क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल। क्या है बेटा, स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी कि बहुत सारा खाना जमा करके ये रखा हुआ है। इस खाने के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, है ना, इसके अंदर प्रोटीन्स होगा, इसके अंदर फैट होगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये सब कुछ क्या होता है, जमा करके रखता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्वेश्चन ये उठता है कि ये न्यूट्रिशन किसको देता है, तो जो भी एंडोस्पर्म होते हैं ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो लिख लीजिएगा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन देगा भाई, एंडोस्पर्म देंगे। क्लियर है मेरी बातें। तो ये एंडोस्पर्म का मतलब होता है कि एंडोस्पर्म मतलब वह टिश्यू, वह स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, ऐसे को अपन बोलेंगे एंडोस्पर्म। ये बातें क्लियर समझ में आई। अब आपको मैं समझाता हूं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं वो। तो अब फटाफट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल नॉर्मल कंडीशन में 3 टाइप होते हैं, लेकिन ऐसे आप अगर जाओगे देखने तो आपको 6 टाइप आपको दिखाई देंगे, 6 टाइप। हम लोग बात 6 टाइप्स की करेंगे, लेकिन इस पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स में आपको याद रखना है, जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अच्छा याद रखना इसके 3 टाइप हैं। पहला जो टाइप है उसको बोलते हो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हो सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हो हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो एक्चुअल में 3 टाइप है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल, है ना। अब ये 3 टाइप एंडोस्पर्म हम लोग समझते हैं। पहला जो टाइप है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की अगर आप बात करो तो इस एंडोस्पर्म का खासियत यह है कि केवल इसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो कंटिन्यू डिवाइड होगा विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस। तो इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, केवल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार माइटोसिस होगा, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे। तो केवल न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता है। तो लिख लीजिए इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कॉन्टिन्यूअसली, लिखिए इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस continuously divide to form mature nuclear endosperm without any cytokinesis. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड टू फॉर्म मैच्योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस। जब भी कंटिन्यूअस उसमें डिवीजन तो होगा लेकिन वो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डायग्राम देखिए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ऊपर की तरफ मैं ये रिप्रेजेंट करता हूं कि ये एक सेल है, तो ये क्या बना रहा है, एम्ब्रियो है ना। तो ये तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उधर चल रहा है, इधर की तरफ हम लोगों ने देखा था कि बीच में हमारा क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, जब डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब ये डिवाइड करेगा, थोड़ा ध्यान से, जब ये डिवाइड करेगा तो ये एक से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, है ना। ये एक से क्या हो गया, दो हो गए, इधर ऊपर की तरफ अभी भी एंडोस्पर्म का। ऐसे बार बार जब डिवाइड करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे चेंज होते हुए नजर आएगा। पूरे सेल्स के अंदर आपको ये नंबर ऐसे, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ते हुए आपको नजर आएगा पूरे सेल के अंदर। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, जहां पे कोई सेल डिवीजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बस मल्टीपल फॉर्म में क्या बढ़ रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अच्छा, आप सभी ने कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट मिल्क आप जिसको बोलते हो, वो तो पीआई होगा। जो कोकोनट मिल्क होता है वो इसका एग्जाम्पल है। तो कोकोनट जो मिल्क होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कोकोनट, एग्जाम्पल लिख लीजिए कोकोनट मिल्क, है ना। तो कोकोनट मिल्क आप याद रखिएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट मिल्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेज भी आप लिख सकते हो, है ना, मेज भी आप इसमें डाल सकते हो। बस ये आपको याद रखना है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। दूसरा जो टाइप होता है, जो सेकेंड टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर में क्या होगा, सेलुलर में जितना बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो दूसरा लिखिए सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब लिखिएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स continuously followed by cytokinesis प्रोसेस। तो जब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को वो फॉलो करते हुए कंटिन्यू डिवाइड करेगा तो वहां पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, कैरियोकाइनेसिस भी होगा, तो दोनों सेल अलग अलग होंगे। अब यहां पे आपको एग्जांपल कुछ ऐसा नजर आएगा, ये मान लीजिए एंडोस्पर्म है ना, ये तो ऊपर का एम्ब्रियो बन रहा है, ये आपका क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ तो क्या होगा, ये ऊपर का ये एम्ब्रियो वाला पोर्शन है, जैसे ही ये कैरियोकाइनेसिस होगा तो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गए। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब एक साथ होगा तो ये प्रोसेस आपको दिखेगा। फिर क्या होगा, बार बार ऐसे डिवाइड होते जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, है ना, कुछ ऐसे प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और इन सभी के अंदर आपको ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है, बहुत ही डिफ्रेंशिएट होकर के वो अलग हो जाते हैं। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ही डिवाइड, मतलब वो डिवाइड होकर के ही दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आएगा, पूरा डिवीजन आपको क्लियर है। तो इस तरह का डिवीजन मतलब हर एक सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के लिए आप याद रखिएगा, इसका एग्जांपल कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो याद रखना, है ना। तो एग्जांपल लिख लेना,
कोकोनट, इसके अलावा वीट, है ना, मेज, ये सारे एग्जांपल आप याद रखिएगा किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में। मेज हटा दो, वीट रखो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब जो तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल। हेलोबियल का मतलब क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर। मतलब कुछ डिवीजन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर होगा, कुछ डिवीजन इसमें क्या होगा, सेलुलर होगा। ना तो पूरी तरह से सेलुलर है, ना तो पूरी तरह से न्यूक्लियर है। दोनों डिवीजन क्या हो रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन दोनों ही हो रहा है। तो एक साथ जब दोनों प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, किसका, सेलुलर और न्यूक्लियर का। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जांपल देख लीजिए, ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब यहां पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस जैसे ही होगा तो आपको ये ऐसे चेंज होते हुए नजर आएंगे, है ना। तो ये डिवाइड हुए, ठीक है। अब जैसे ही डिवाइड हुए तो एक डिवीजन यहां पे आपको लग गया, है ना। ऐसे होकर के वो बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये सेलुलर में स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं कि ये सेल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अलग अलग सेल्स क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन ऊपर के साइड में जब आप देखोगे तो बिल्कुल न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो आधा आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है जो सेलुलर है। यहाँ पे आपको सेल गैप दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में क्या है, हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस दिख रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो फ्री फॉर्म में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोबियल। ना तो ये पूरी तरह से सेलुलर है, ना तो ये पूरी तरह से न्यूक्लियर है, ये क्या है, हेलोबियल है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को अगर आप बात करो तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोकोनट ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो दोनों ही होता है। आप कोकोनट के जो वाटर है, कोकोनट मिल्क है, उसको आप कंसीडर कर रहे हो क्या, न्यूक्लियर, और जो उसका व्हाइट पार्ट है उसको आप क्या कंसीडर कर रहे हो, ये जो व्हाइट पार्ट है खाने वाला, उसको हम लोग वो कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल टाइप। स्पेशल टाइप की हम बात करते हैं, तो हेडिंग डालिएगा स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो हेडिंग डालिए स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये चीज हम लोग बात करने चल रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में आपको 2-3 नाम याद रखना है। पहला जो नाम आता है वो है र्यूमिनेंट, है ना, र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। एक दूसरा नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोजाइक एंडोस्पर्म। तीसरा नाम आता है जिसको आप बोलते हो जेनिया एंडोस्पर्म, और चौथा नाम आता है मेटाजेनिया। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। अक्सर करके कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है। तो पहला जो हम लोग नाम लिखने चल रहे हैं वो है र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। तो फर्स्ट टाइप है र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म में अगर आप बात करेंगे तो र्यूमिनेंट का मतलब ये होता है ऐसा कंडीशन जिसके अंदर इरेगुलर सरफेस दिखाई दे, है ना। तो जब एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल इरेगुलर हो जाए सीड कोट के इफेक्ट के कारण, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। तो लिख लीजिएगा इरेगुलर सरफेस, है ना, इरेगुलर सरफेस by the activity of सीड कोट। तो सीड कोट की एक्टिविटी की वजह से उसका सरफेस कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। ऐसे कंडीशन को अपन लोग नाम देते हैं र्यूमिनेंट। ऐसा बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है एंडोस्पर्म का, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या, र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। अब ऐसा कंडीशन र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म आपको देखने को कहां मिलेगा, तो आप लिख सकते हो बीटल नट, है ना। बीटल नट मतलब सुपारी। तो इस एरिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो बीटल नट जो होता है उसके अंदर आपको इरेगुलर सरफेस दिखाई देगा, और उस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मोजाइक, मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म का मतलब ये हो गया, मोजाइक का मतलब होता है पैचेज, है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो पैचेज ऑफ डिफरेंट कलर,
तो डिफरेंट कलर का पैचेज आपको दिखाई देता है अगर एंडोस्पर्म पे, तो उसके लिए नाम दिया जाता है मोजाइक एंडोस्पर्म। खास बात यहाँ पे क्या है, टोमेटो और ये क्या बोलते हैं मेज, उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा। तो एग्जांपल लिख लीजिए, टोमेटो एंड मेज। ये जरूर रखिएगा यार, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, जल्दी मिलते नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। तो ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप जो आता है एंडोस्पर्म, उसका नाम है बेटा जेनिया। जेनिया एंडोस्पर्म। जेनिया एंडोस्पर्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब यह है कि अगर पॉलन ट्यूब का इफेक्ट अगर एंडोस्पर्म पे पड़ता है तब उसके लिए टर्म यूज होता है क्या, जेनिया। तो जेनिया का मतलब होता है कि अगर उसका इफेक्ट पॉलन ट्यूब पे पड़ता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है जेनिया। तो लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब, इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब। इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब कहां, ऑन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म पे अगर पॉलन ट्यूब का इफेक्ट पड़ता है तो याद रखिएगा उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनिया एंडोस्पर्म बोलेंगे। ये जो जेनिया एंडोस्पर्म होता है वो आपको मेज के अंदर क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसके लिए लिख लीजिएगा मेज, एग्जांपल में लिख लीजिएगा मेज, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेटाजेनिया। नेक्स्ट हेडिंग है मेटाजेनिया। मेटाजेनिया मेटाजेनिया कंडीशन क्या है? मेटाजेनिया का मतलब यह है कि जब क्या बोलते हैं उसको, पॉलन ट्यूब का इफेक्ट केवल सोमैटिक टिश्यू एंडोस्पर्म पे पड़े तब उसके लिए टर्म यूज होता है मेटाजेनिया, यानी कि इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन सोमैटिक टिश्यू, सोमैटिक टिश्यू। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाजेनिया। मेटाजेनिया का एग्जांपल लिखिएगा। अच्छा, मेटाजेनिया में कंडीशन क्या है कि मेटाजेनिया में आपको जो पॉलन ट्यूब का इफेक्ट होगा वो उसके सिर्फ सोमैटिक पार्ट को पड़ता है, मतलब उसके अंदर जो चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो सोमैटिक पार्ट के अंदर आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा, वही चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर के लेवल पे आप चल करके बात करोगे तो वहां पे भी कुछ चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें तो एग्जाम्पल लिख सकते हो डेट पाम, है ना। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेट पाम। डेट पाम में आपको ये कंडीशन दिखाई देगा, मेटाजेनिया कंडीशन। ये तो हो गया आपको ये। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा भी फैमिली है जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे ट्रेपेसी फैमिली, ऑर्चिडेसी फैमिली, तो नो एंडोस्पर्म, कोई उनके अंदर एंडोस्पर्म ही नहीं होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नो एंडोस्पर्म। फैमिली का नाम लिखिएगा ट्रेपेसी और ऑर्चिडेसी, ऑर्चिडेसी एंड ट्रेपेसी। इस फैमिली के मेंबर के अंदर आपको कोई भी एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नो एंडोस्पर्म कंडीशन। तो बेसिकली आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये सिंपल आपसे पूछता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने बोला था कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको मिटा करके मैं आपसे बात कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का बात किया था ना, कि हम लोग का जो एंडोस्पर्म होता है जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं वो ट्रिप्लॉइड होता है। एक नोट में दूसरा भी पॉइंट लिख लीजिएगा, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म भी देखा गया है। डिप्लॉइड एंडोस्पर्म कंडीशन, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म एक्चुअल में कहां पे देखा गया है, तो लिख लीजिएगा ओएनोथेरा, ओएनोथेरा प्लांट, जिसके अंदर आपको डिप्लॉइड कंडीशन देखा गया है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और बात करते हैं क्या क्वेश्चंस के, जो हम 2 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन द सीड ऑफ फैमिली, यानी कि जो रूमिनेंट एंडोस्पर्म है वो किस फैमिली के अंदर पाया जाता है, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, यूफॉर्बिएसी या एनोनेसी। आपको सर्च करना है कि किस फैमिली के अंदर मिलता है, बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे ना और उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा तुरंत, है ना।
अभी हम लोगों ने बात भी किया रूमिनेंट एंडोस्पर्म के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस तो समझ में आ ही रहा होगा, इजी है बिल्कुल। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? पहला ऑप्शन दिया है बडिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है एपोमिक्सिस और चौथा स्पोरुलेशन। अभी पल्ले पड़ गया होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के तो प्रोसेस जो होता है क्या बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको क्या करिए, आप ढूंढिए, पता करिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जहां जो इतना टॉपिक पढ़ाए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही आराम से और मजे मजे में मैंने सारी चीजें बताई आपको। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसके अंदर हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो दोनों का डेवलपमेंट डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।